डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, चूँकि अभी ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा, तो उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग कुछ जेई आईआईटी और नीट के हिसाब से क्वेश्चंस का आइडिया दिया जा रहा है। और इसी वजह से क्वेश्चंस के आइडिया के अलावा जो थियोरेटिकल पार्ट है वो चूँकि मैक्सिमम के पास है, या जो लोग यहाँ इनरोल्ड नहीं भी हैं वो उतना जानकारी रखते होंगे। और इससे पहले 2 लेक्चर डाला गया था, वो इनफैक्ट था हमारा मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर। अभी 2 लेक्चर और डाला जा रहा है जिसमें हम लोग एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट जेईई और नीट पैटर्न का है। और उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं हीट इंजन के बारे में। वैसे जो क्लास में पढ़ाया जाता है तो फुल डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, और जैसा कि पहले भी कहा गया कि जो लोग यहाँ इनरोल्ड नहीं हैं वो उन्होंने भी अगर अपने आप तैयारी की है तो उतनी थ्योरी वो लोग जानते होंगे। फिर भी क्वेश्चन का अप्रोच सही से समझ में आए उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दिया जा रहा है। एक्चुअली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस हैं उसको काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करता है। और उसमें 2 जो उसकी लिमिटेशंस हैं कुछ उसमें ज़्यादा ही हेल्पफुल है। जैसे एक तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको इसका एक थोड़ा बहुत आइडिया देता है क्या कि किस तरीके से हम हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट है क्या, एक स्टेटमेंट है कि द टोटल हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एड। बिना किसी एक्सटर्नल एड के हम हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको हीट इंजन की जरूरत पड़ती है। दूसरा एक और स्टेटमेंट है क्या कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। यानी कि अपने आप ही लो से हाई टेम्परेचर तक हीट का ट्रांसफर करना संभव नहीं। अब सेकेंड लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए अब जानते हैं हीट इंजन बनाया गया, और हीट इंजन का काम क्या है, हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करना। और जो मोस्ट आइडियल हीट इंजन है वो कहलाता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन। अब जानते हैं किसी भी हीट इंजन में बेसिक जो कंपोनेंट है वो एक होता है आपका सोर्स, एक होता है सिंक, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स क्या करता है, सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वर्किंग सब्सटेंस करता है, सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिंक तक पहुंचाया जाता है, और सोर्स और सिंक के बीच का जो हीट का जो डिफरेंस आया वो वर्क डन में चला जाता है। वैसे बहुत डिटेल थ्योरी में नहीं जा रहे, लेकिन लिमिटेड थ्योरी बताना जरूरी था। तो सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट किया, और सोर्स वैसे क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है, सिंक एक रिजर्वायर होता है जो कि लो टेम्परेचर पे होता है। और जैसा कि आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि सोर्स और सिंक दोनों की जो हीट कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि सोर्स से अगर बहुत ज़्यादा हीट निकाल भी दें तो उसके टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या सिंक पे कुछ ज़्यादा हीट दे भी दें तो उसकी टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं कर पड़ता। मतलब क्या, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करना जरूरी है, तभी वो जो हीट है उसको प्रॉपर्ली वर्क डन में कन्वर्ट कर पाएंगे। टाइम एंड अगेन थ्योरी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं। और ऐसे में आपने सुना होगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, और ये सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। ध्यान रहे टेम्परेचर केल्विन में दिया जा रहा है। तो सोर्स से सिंक तक अगर Q1, सोर्स से हीट Q1 निकाला गया, Q1 एक्सट्रैक्टेड हीट है, और सिंक तक अगर Q2 पहुंचा तो जो वर्क डन आता है वो आता है Q1 माइनस Q2। और जो एफिशिएंसी है, वो जो एफिशिएंसी है, इनफैक्ट एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला लिखा जाता है W/Q।
ये जनरल फॉर्मूला है, वेयर W इज द वर्क डन एंड Q इज द हीट एक्सट्रैक्टेड। W इज द वर्क डन एंड Q इज द हीट एक्सट्रैक्टेड। ये जनरल हीट इंजन का प्रोसेस है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। ये Q1 हीट यहां से निकलता है, Q2 तक पहुंचता है, पहुंचाने का काम वर्किंग सब्सटेंस का। अब इस हीट इंजन को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्ड इंजन बनाया गया, कार्नोट हीट इंजन। अब मैंने बार बार बोला कि ये जो अभी आपको बता रहे हैं ये सिर्फ एक तरह से रिविजन है। मेरा मेन एम है क्वेश्चंस को डिस्कस करना, लेकिन उससे पहले उन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स को थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं, उसको जिंदा कर रहे हैं। अब क्या है, अब जब आप कार्नोट इंजन की बात करते हैं तो कार्नोट इंजन द मोस्ट आइडियल हीट इंजन। और कार्नोट इंजन में जैसा आप जानते हैं वहां पे 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका सिंक, एक है आपका सोर्स, यहां पे से हम सोर्स लेते हैं, इसका टेम्परेचर T1, यहां सिंक लेते हैं, इसका टेम्परेचर T2। बीच में एक होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। सिर्फ याद दिला रहे हैं, पढ़ना क्लास में पढ़ाया चुका है, और जो लोग यहाँ एनरोल नहीं है उन्होंने खुद भी पढ़ा होगा। मेन एम है क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो ये बीच में एक होता है आपका इंसुलेटिंग स्टैंड, दिस इज द सोर्स। ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, और ये है आपका सिंक। और एक होता है आपके पास वर्किंग सब्सटेंस, जो कि आमतौर पे एक गैस और पिस्टन सिस्टम होता है जिसका बेस कंडक्टिंग होता है, जिसका बेस कंडक्टिंग होता है, जिसका बेस कंडक्टिंग, किसका? यह है आपका वर्किंग सब्सटेंस जो आमतौर पे गैस एंड पिस्टन सिस्टम होता है, गैस एंड पिस्टन सिस्टम होता है। इसका 4 कंपोनेंट है, सोर्स है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये चारों तरफ से इंसुलेटेड रहता है, और ये सिंक है। सोर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड, सिंक, और साथ में वर्किंग सब्सटेंस जिसके अंदर गैस और सिलेंडर पिस्टन, ये गैस पिस्टन और सिलेंडर सिस्टम, गैस पिस्टन और सिलेंडर सिस्टम रहता है। अब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा अच्छा यहाँ डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे क्या होता है, ये पीवी ग्राफ हमने बनाया, माइंडेड, ये जस्ट एक रिवीजन है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये आप इस इंसुलेटिंग स्टैंड को सोर्स के साथ टच में लेके गए, तो उसमें आपके पास देखते होंगे A से B मान लें प्रोसेस हुआ, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। A से B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि यहां पे इसका बेस कंडक्टिंग है और ये भी कंडक्टिंग। फिर क्या करते हैं, इसको इसके साथ टच में लेके आते हैं, और फिर चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो यहां से आपका एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, B2C। B2C क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर क्या करते हैं, इसको इसके साथ टच में लेके आते हैं, कंडक्शन शुरू हुआ लेकिन टेम्परेचर यहां तक कम है, कंडक्शन शुरू हुआ लेकिन टेम्परेचर कम है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे ये कंप्रेस करेगा और आइसोथर्मली कंप्रेस करेगा एंड विल कम अप टू D। ये आइसोथर्मली कंप्रेस करेगा, यानी कि C to D क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फाइनली जब ये वापस जाता है D to A, यानी कि जब इसको फाइनली यहां पे टच में लेके आते हैं, ये यहां पे क्या है, ये इंसुलेटिंग है, तो ये D to A ये आता है, ये यहां पे लिख रहा हूं, ये आता है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये किसी भी कार्नोट इंजन के साइकिल का 4
बेसिक स्टेप है। नंबर 1, इसको टच में लेके आए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको टच में लेके आए एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको टच में लेके आए आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर इसको टच में लेके आए एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब क्या होता है जो आपने पढ़ा होगा, आई एम जस्ट रिवाइविंग इट, उसको वापस याद दिला रहे हैं, मेन एम है क्वेश्चंस। अब क्या होगा जब आप ऐसा करके जाते हैं तो इसको मिटाना पड़ रहा है। अब यहां पे देखिए क्या क्या है। एक्चुअली वैसे आप पॉज करके वापस फिगर में आ सकते हैं। है क्या, सबसे पहले हमारा था आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आप जानते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसमें आपको हीट देना पड़ता है। और मान लीजिए उसका वर्क डन है W1, क्योंकि एक्सपेंशन था, पॉजिटिव में है। फिर आपके पास आया था दूसरा वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब भी एक्सपेंशन होगा वर्क डन पॉजिटिव होता है, यू नो इट, तो उसको हमने W2 कर दिया। फिर हम आए थे आइसोथर्मल कंप्रेशन में, तो वर्क डन आपका नेगेटिव में जाना चाहिए, -W3 हो गया। और फिर आप एडियाबैटिक कंप्रेशन में जाएंगे, फिर से आपका वर्क डन नेगेटिव में आएगा। प्रॉब्लम क्या है, W1 में अगर आप हीट दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो वन हैज टू सप्लाई द हीट। W1 में आपका एक्सपेंशन था, तो वन हैज टू सप्लाई द हीट, एंड फॉर दिस रीजन आप यहां पे इसको लिख सकते थे Q1, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट है वो ही वर्क डन पे जाता है। ये हो गया। अब यहां पर आप जब न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो W2 जो था वो आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन था, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, W2 जो था वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, W4 एडियाबैटिक कंप्रेशन था। न्यूमेरिकली हट जाता है जब उसको पूरा सॉल्व करेंगे आप। वैसे भी हमको जेईई मेंस और नेट के लिए मेनली फॉर्मूले पे जाना है, डेरिवेशंस कोई पार्ट नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो W2 और W4 जो है वो आपका नेगेटिव जाके कट जाता है, और अल्टीमेटली आपको जो वर्क डन मिलेगा वो इनफैक्ट होता ही है W इज इक्वल टू W1 माइनस W3, जो कि Q1 माइनस Q2 में आता है। क्या मतलब ये है कि W1 माइनस W3 जो आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन था और आइसोथर्मल कंप्रेशन था, वहीं का वर्क डन यूज हो पाता है, और उसको हम हीट के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब W1 से हीट निकला, और ऑब्वियसली सोर्स से हीट निकला, सिंक तक पहुंचा, तो सोर्स से हीट क्या निकला था Q1, सिंक तक क्या पहुंचा था Q2। दैट इज द पॉइंट। अब क्या है, अब आप जब इसके पूरे लंबे प्रोसेस में जाएंगे, जो कि 11th क्लास के कोर्सेज में डेरिवेशन में भी है, ये बेसिक लेवल का डेरिवेशन है, तो वहां पे क्या होता है, अब जैसे हमने यहां पे मान लिया एफिशिएंसी लिखा, तो एफिशिएंसी जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट हीट एक्सट्रैक्टेड। व्हाट? वर्क डन पर यूनिट हीट एक्सट्रैक्टेड। तो ऐसे में आता है Q1 माइनस Q2 बाई Q1, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। वैसे पर्टिकुलरली जो निट वाले बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मूला बहुत है, वैसे जेईई में ही फॉर्मूला बहुत है, बट मेन कंसर्न है हमारा फॉर्मूले का, डेरिवेशंस के पीछे बहुत नहीं जा रहे। अब ये आया 1 माइनस Q2 बाई Q, ये एफिशिएंसी। इनफैक्ट एक चीज और है, बताएं, वो जो वर्क डन होता है उसी को आउटपुट कहा जाता है। जेईई मेंस वगैरह क्वेश्चन में वो वर्क डन का वर्ड यूज नहीं करके मैक्सिमम टाइम पे आउटपुट ही यूज करता है। तो ये आपका वो एफिशिएंसी कितना, 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब यहां पर क्या है, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है डेरिवेशन का, बट मैंने पहले ही कहा कि डेरिवेशन पे नहीं जा रहे। अब क्या है, यहां पे इसे A से B तक गए, तो A टू B के लिए जब देखेंगे तो प्रोसेस है आइसोथर्मल। A टू B प्रोसेस है क्या, आइसोथर्मल। तो वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मान लें वो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, यहाँ पे प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है, यहाँ P4 है और V4 है, P1 V1, P2 V2, P3 V3। तो जब आप A टू B में जाएंगे तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर B टू C में जाएंगे तो एडियाबैटिक था, P2 V2 टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 टू पावर गामा। फिर आप C से D में जाएंगे तो P3 V3 टू पावर गामा इज इक्वल टू, ये आइसोथर्मल था, तो P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। एक बार दोबारा बोल रहे हैं, C से D पे गए तो ये आइसोथर्मल
कंप्रेशन था तो वो प्रोसेस लगा दिया, और डी से ए में एडियाबैटिक कंप्रेशन, डी से ए में एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये था आपका क्या P4 V4 टू पावर गामा इज इक्वल टू P1 V टू पावर गामा। क्या मतलब, चूंकि जगह की कमी थी, आप दोबारा देख लें, ये ए से बी था आइसोथर्मल, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर आपका आया था क्या, फिर आया था आपका ये था आपका आइसोथर्मल था A to B, फिर ये था आपका B to C जो एडियाबैटिक था, फिर ये आपका था C to D जो आइसोथर्मल था, जैसे कि पहले बोला गया, D to A ये था एडियाबैटिक, D to A था एडियाबैटिक। अब क्या है, इन चारों इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये कंफर्म रिजल्ट है, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे। तो यहां पर होता क्या है, ये जब इसको आप लिखेंगे तो ये 1 माइनस यहाँ पे आएगा 2.303 और NR T2 log V2 by V1 log ये था V4 by V3 अपॉन यहाँ पे आएगा 2.03 NR T1 log V2 by। अब क्या है, इन चीजों को जब आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन का रिजल्ट क्या आता है, इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कहने का मतलब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जो है ना, कौन सा 2.03 NR log V4 by V3, 2.03 NR log V2 by V1, ये टर्म बराबर आता है, कट जाता है, और इसी का फिर फाइनल रिजल्ट आता है क्या, इसी का ये फाइनल रिजल्ट आता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1। देख सकते हैं ये जो एफिशिएंसी है ये सिर्फ सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वर्किंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती, वर्किंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और वैसे अगर आपने वो किया है, जनरल फॉर्मूले में आता है, अच्छा ये दूसरा ये है कि सिंक का जो टेम्परेचर है कभी 0 केल्विन नहीं हो सकता, 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर, तो ये एफिशिएंसी 100% होता भी नहीं। और ये तो एक फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास हुआ क्या, दूसरा फॉर्मूला हुआ इसका एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट एक्सट्रैक्टेड। ये क्यू क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्ट। ये इन दो फॉर्मूले का एक क्विक रिकैप है, और वो जो ग्राफ है वो ग्राफ का ध्यान रखना जरूरी है। फिर से ग्राफ याद करा रहा हूं, पहला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर था आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जब पूरे को सबको जोड़ डाल के निकालेंगे फिर वर्क डन जो आता था वो पूरा जो एरिया इनक्लोज है, यहाँ पे P था, यहाँ पे V था, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जब वर्क डन निकाल लेंगे तो सबको जोड़ डाल के निकालेंगे तो वर्क डन वो ग्राफ के एरिया के बने। लेकिन आप सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे सॉल्व होता है। जेई वगैरह में कभी कभी ग्राफ को चेंज कर दिया जाता है और वो बिल्कुल आइडियल प्रोसेस नहीं होता। मतलब कहने का कि वो जो ग्राफ है वो कार्नोट इंजन से मिलता हुआ ग्राफ नहीं होता है, वो सिंपल एक ग्राफ होता है। उससे आपको कई बार हीट एक्सट्रैक्टेड निकालना है, कई बार आपको एफिशिएंसी निकालना है। तो इसके तुरंत बाद आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस करके दे रहे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का है वो थोड़ा सा एवरेज लेवल का है, 2 थोड़ा अच्छे लेवल का है, और वो लेटेस्ट जेई यूनिट पैटर्न का क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे, ये 2 फॉर्मूले याद रखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि एक कार्नोट इंजन है, क्या एक कार्नोट इंजन, ये कार्नोट इंजन क्या है, मोस्ट आइडियल इंजन। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा स्कूल डेज में, efficiency of any engine cannot be more than a Carnot engine provided the source and sink temperature are same.
दैट इज कार्नोट थ्योरम. A Carnot engine has sink temperature of 27 degrees Celsius. Efficiency is 40%. By how much the source temperature be changed to increase the efficiency by 10%. This was the question. ये निट वगैरह में स्टेप का आने का चांस बनता है. हालांकि निट वगैरह में एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह इंजीनियरिंग का पार्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे जेई मेंस वगैरह में चांस बनता है ज़्यादा. एक कार्नोट इंजन है जिसका सिंक टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, एफिशिएंसी कितना है 40%, सोर्स टेम्परेचर कितना है, सोर्स टेम्परेचर को कितने से चेंज करना है कि एफिशिएंसी जो है वो 10% से बढ़ जाए. ध्यान रहे जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. T2 क्या था, सिंक का टेम्परेचर था, और T1 क्या था, सोर्स का. ये था सोर्स का. अब दूसरा टेम्परेचर जो होना चाहिए केल्विन में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो सिंक टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन आएगा. आप जानते हैं 273 से ऐड करेंगे तो केल्विन में आएगा, तो 273 केल्विन हो गया. एफिशिएंसी 40% दिया हुआ था, 1 माइनस T2 में 300 बाई T1, और ये 40% था ये, तो यहाँ पे ये आपके पास आएगा कितना 2 बाई 5 इक्वल्स टू 1 माइनस 300 बाई T1. फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, 300 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 5, 300 बाई T1 इज इक्वल टू 3 बाई 5. Solve it to get T1 as 500 Kelvin. तो ये आपने पहले सोर्स टेम्परेचर निकाला, ये पहले आपने सोर्स टेम्परेचर निकाला. बट व्हाट वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 10%. 10% से एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो 40 का 10% 4 हुआ. चाहते क्या है 10% से बढ़ाना, तो अब न्यू एफिशिएंसी क्या होगा, तो न्यू एफिशिएंसी विल बी न्यू एफिशिएंसी will be what 44%. कैसे 40 का 10%. अब यानी कि 44% आपका नया एफिशिएंसी हो गया. 1 माइनस T2 तो वही रहना है बिकॉज वी हैव टू चेंज सोर्स टेम्परेचर. तो T2 वाज व्हाट 300 एंड नाउ द न्यू सोर्स टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं दैट शुड बी T1 डैश. So solving this you can find T1 dash. एक्चुअली कैलकुलेटिव पार्ट पे कम जा रहा है. आप T1 डैश पे पहुंचेंगे और यहां से फिर क्या करेंगे, जो आपका चेंजिंग टेम्परेचर आएगा, चेंजिंग टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा T1 डैश माइनस जो पहले हमने T1 निकाला था. राइट, तो आप इस ढंग से चेंजिंग टेम्परेचर निकाल सकते. वैसे जहाँ तक मेरा मेमोरी है वो ये है कि T1 डैश आपका 535.7 कुछ आएगा, आप उसको माइनस करके चेंजिंग टेम्परेचर निकाल सकते हैं. बट मेरा मेन एम था क्वेश्चन को डिस्कस करना, तो ये कैलकुलेटिव पार्ट वन शुड डू ऑफ योर ओन, खासतौर पे एग्जाम्स के लास्ट टाइम. बट ये है कि ये एफिशिएंसी आपका था 44%. सॉरी, तो ये रीजन से आप नए एफिशिएंसी के साथ T1 डैश निकालेंगे और T1 डैश के बाद फिर जो आपका टेम्परेचर चेंज है वो आप निकालेंगे. इसका इसमें एक सेकंड क्वेश्चन था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आई डू होप कि जेई में वैसा आना चाहिए.
क्या 2 Carnot engines, 2 Carnot engines work in series. The engine A receives heat at 800 Kelvin and rejects it at T Kelvin. Engine B receives the heat receives the heat and has the sink temperature Kelvin. यानी कि क्वेश्चन का जो अंदाजा है वो ये है कि अगर T केल्विन इसका सिंक टेम्परेचर है जो कि 800 केल्विन पे हीट ले रहा है, 800 केल्विन पे हीट ले रहा है, तो इसका सिंक टेम्परेचर T हो गया। और चूंकि दूसरा वाला इंजन जो है वो सीरीज में एक्ट कर रहा है, दूसरा वाला इंजन सीरीज में एक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो T टेम्परेचर है वो दूसरे वाले के लिए सोर्स का हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए सोर्स का हो जाएगा। और यहाँ लिखता है क्या, इंजन बी रिसीव द हीट, कौन सा हीट, ऊपर वाला, इंजन बी रिसीव द हीट कहां से, ऊपर वाले से, ऊपर ने रिजेक्ट किया होगा, ऊपर वाले ने रिजेक्ट किया होगा, यानी कि Q1 निकाला होगा, Q2 रिजेक्ट किया होगा, यानी कि ऊपर वाले का Q1 जो हीट एक्सट्रैक्टेड था और Q2 जो रिजेक्टेड था, Q2 जो रिजेक्टेड था वो B वाले के लिए एक तरीके से हीट रिसीव्ड हो गया। अब क्या करना है, फाइंड T, कब, एक तो है आपका व्हेन आउटपुट्स आर इक्वल, और दूसरा है क्या, व्हेन एफिशिएंसीज आर इक्वल, efficiencies are equal for the engines A and B, for the engines A and, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज शॉर्ट किया गया है, इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, 2 कार्नोट इंजन है, ये सीरीज में वर्क कर रहे हैं और द इंजन ए, यहाँ पे इंजन ए, 2 इंजन हो गया A एंड B, आप चाहे तो ब्रैकेट में ले सकते हैं यहाँ पे इंजन A